केमिस्ट्री का जो है हम अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। तो जो भी रेलवे वाले स्टूडेंट है उसके लिए ये रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन या फिर क्या कहते हैं एनटीपीसी के लिए जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो बारी बारी से हम पूरे बाकी के 3 वीडियो जो 3 चैप्टर जो है वो हो चुका है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये जो है चौथा चैप्टर रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग हम आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग कहते किसे हैं पहले ये देख लीजिए। किसी अणु के 2 या 2 से अधिक परमाणु, किसी भी अणु के 2 या 2 से अधिक परमाणु जब जिस बंधन में बंधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। तो अणु किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ मिल जाते हैं उसी को अणु कहते हैं, ठीक है। ये अणु क्या है, परमाणु क्या है, ये सब हम पिछले चैप्टर सब हम बता चुके हैं। आप अगला ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं ये जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हो गया रासायनिक बंधन के प्रकार। तो रासायनिक बंधन जो होता है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रासायनिक बंधन के प्रकार में देखेंगे पहला प्रकार कौन सा है। तो पहला जो है हमारा वो कौन सा होता है, तो पहला होता है प्रबल बंधन, ठीक है। या फिर उसको हम क्या कहते हैं, अंतः अणुक बल, अंतः अणुक बल या प्रबल बंधन कहते हैं, ठीक है। अंतः अणुक बल कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रबल बंधन कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर फोर्स या फिर दूसरा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा हमारा होता है अंतर अणुक बल या फिर दुर्बल बल, ठीक है। अंतर अणुक बल या फिर दुर्बल बल। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर वीक बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्स अथवा वीक बॉन्ड कहते हैं। अब अगला देखते हैं इसके बाद। अब कहता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अंतर अणुक बल के भी 3 प्रकार होते हैं। अंतर अणुक बल के प्रकार कौन कौन है, ठीक है। अंतर अणुक बल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत संयोजी बंधन या फिर आयनिक बंधन, ठीक है। पहला कौन सा होता है, आयनिक बंधन होता है। ठीक है, आयनिक बंधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है सहसंयोजी बॉन्ड जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
सहसंयोजी बंधन को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है उप सहसंयोजी बंधन। तीसरा कौन होता है? उप सहसंयोजी बंधन। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है। अब अगला को देखते हैं, किसके बारे में? अंतर अनुक बल जो होता है या फिर दुर्बल बल के प्रकार। अंतर अनुक बल या फिर दुर्बल बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? अंतर अनुक बल या फिर दुर्बल बल के प्रकार अब देखेंगे। तो अंतर अनुक और दुर्बल बल के प्रकार में कौन कौन से आते हैं? पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा को हम बनते हैं वंडर वाल्स बंधन या फिर वंडर वाल बॉन्ड। वंडर वाल बंधन। ठीक है, तो इसके प्रकार समझ में आ गया। अंतर अनुक बल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आयनिक बंधन होते हैं, संयोजी बंधन होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आयोनिक आयनिक बंधन, दूसरा संयोजी बंधन, तीसरा उपसह संयोजी बंधन हो गया। ठीक है, अब अंतर अनुक बल के 2 प्रकार होते हैं, पहला हाइड्रोजन बंधन हुआ, दूसरा वांडर वाल बंधन हो गया, फिर वांडर वाल बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ते हैं आयनिक बंधन के बारे में। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? अंतर अनुक बल के अंदर आता है आयनिक बंधन। ठीक है, आयनिक बंधन या फिर आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं। कहता है इस बार बॉन्ड का जो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। किसका निर्माण? आयनिक बॉन्ड का निर्माण। इस बंधन का निर्माण किसके स्थानांतरण से? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ठीक है, अब इसमें कौन कौन भाग लेता है? इसमें भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं? इसमें धातु और अधातु भाग लेते हैं। इसमें अधिकतम कौन कौन भाग लेते हैं? प्रायः धातु और अधातु भाग लेते हैं। अब अगला क्या है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है
जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग कौन करता है और ग्रहण कौन करता है, ये तो पिछले वीडियो में डाल चुके हैं हम, आप उसको देख लीजिएगा परमाणु वाले चैप्टर में। बाकी इस यहाँ पे हम हल्का समझा देते हैं आपको। कोई भी जो तत्व होता है वो चाहता है कि हमारा बाहरी कक्षा जो होता है वो स्टेबल होना चाहिए। तो बाहरी कक्षा स्टेबल कब होगा, तो बाहरी कक्षा में उसको अष्टक मतलब 8 पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अष्टक, और शॉर्ट संयुक्त को अष्टक को पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 8 से कम कितना इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा पूरा कर लेना, या फिर वो चाहेगा कि कम से कम उसका बाहरी कक्षा में जो यदि क्या कहते हैं 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा, और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 8 का आधा, 8 का यदि आधा करेंगे तो क्या होता है, 4 होता है। यदि 4 तक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, किसके कक्षा में, कार्बन के कक्षा में, तो जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डोनेट भी करता है और ले भी लेता है, ठीक है। उसको सहसंयोजक बंधन बनाता है वो, ठीक है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है उसमें वो, ठीक है, जो कार्बन करता है। तो इसमें क्या होता है कि यदि बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, कहाँ पे, बाहरी कक्षा में, एक सेकेंड, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब दान करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। यदि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2 या 3 हो, 1, 2 या 3 होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 3 से ज्यादा 4 हो गया तो वो त्याग भी, वो बनाएगा कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन, मतलब आधा दो आधा लो वाला बात है, ठीक है। अब त्याग, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है, ठीक है, आपके पास 500 रुपया है और आपके दोस्त के पास जो है 499 रुपया है, और आपके पास जो है एक सेकंड, ये 500 नहीं, मान लीजिए आपके दोस्त के पास जो है कितना रुपया है, 490 रुपया है, ठीक है, और आपके पास जो है 500 कितना हो जाएगा, 510 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहिएगा अपने दोस्त से, तुम हमको कितना 10 रुपया दे, तुम हमको 40 दे दो, ठीक है। आपके पास 10 है तो आप अपने दोस्त को कहिएगा तुम हमको 40 देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 550 पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका दोस्त कहेगा तुम्हारे पास जो बाहरी 10 है वो यदि तुम हमको दे देता है तो हम मेरा भी 500 पूरा हो जाएगा, तुम्हारा भी 500 पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा मेरा भी 500 और तुम्हारा भी 500 पूरा हो जाएगा, कब, यदि तुम मात्र 10 रुपया हमको दे दो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप 10 रुपया इसको देते हैं तो आपके पास भी पूरे 500 पूरा हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, 10 रुपया जो ये डोनेट कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, त्याग करना। और ये जो आपसे 10 रुपया ले रहा है इसको बोलते हैं ग्रहण करना। और यहाँ पे अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक 500 के नोट में बदल रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अष्टक पूरा करना, मतलब बाहर की कक्षा को स्टेबल कर लेना, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, अष्टक पूरा कर लेना, बाहर की कक्षा को हम स्टेबल कर लिए, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है। अब देखते हैं आगे। तो बाहर की कक्षा में जो भी धातु होता है, तो धातु की बाहरी कक्षा में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। धातु के बाहर लिख दीजिए, धातु की बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वहीं पे अधातु जो होता है उसकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु की बाहरी कक्षा में 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी निष्क्रिय गैस होती है उसकी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा होता है, जिसके बाहरी कक्षा में 8 पूरा है वो निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, मतलब वो स्टेबल हो गया, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो आयनिक बंधन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से बाहरी कक्षा पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इस पे ये डिपेंड करेगा कि वो कौन सा बंधन को करेगा, ठीक है। आयनिक बंधन होगा या फिर सहसंयोजी बंधन होगा या फिर उपसहसंयोजी बंधन होगा, ठीक है। तब देखिए अगला देखते हैं इसके बाद। अब देख लेते हैं 1, 2 करके इसका सहसंयोजी बंधन होता कैसे है। जैसे कि हम लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो बनाता है ये एक आयनिक बंधन बनाता है। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैसे पता चलेगा। तो पहले देखिए इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उससे पता चलता है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl का जो परमाणु संख्या इसका 17 होता है और इसका 11 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर होगा 2p6, ठीक। उसके बाद क्या होगा 3s1 होगा। और Cl में क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s 3s2 और 2p1 होगा, ठीक है। अब इसके बाहरी कक्षा में देखें, बाहरी कक्षा में 2p5 हो जाएगा इसका, टू नहीं 3p5, ठीक। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता करेंगे, ठीक। तो इसके बाहरी कक्षा में देखिए पहले क्या होता है 2, 8, ठीक है। यहाँ देखिए 2 हो गया और ये दोनों 8 हो गया, ये बाहरी कक्षा इसका हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ 2, फिर 8, फिर यहाँ 8 होना चाहिए था, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 8 होता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेगा अपना, ये चाहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। इसके पास NaCl क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो क्लोरीन चाहेगा हमको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाता तो हम क्या हो जाते हैं, हमारा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। वहीं पे सोडियम जो है
सोडियम चाहेगा हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये यदि कोई हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता तो हमारा भी बाहरी कक्षा में 2 और 8 हो जाता, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या चाह रहा है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो Na कहेगा कि हमको जो है अपना तुम जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमको दे दो, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे देगा तो तुम्हारा भी बाहरी कक्षा स्टेबल हो जाएगा और हमारा भी बाहरी कक्षा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बंधन बनेगा, तो Cl के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 8 हो गया। ठीक है, ये 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और Na के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Na कहेगा मेरे पास भी 1 है, ठीक है। Na कहेगा मेरे पास भी 1 है, तुम मेरा क्या करो, तुम ले लो, हम तुमको डोनेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यह Na जब अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देगा तो Na क्या हो जाएगा, जो देता है, जो डोनेट करता है वो होता है देने वाला पॉजिटिव, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप दान क्या कीजिएगा, ठीक है। तो देने वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेने वाला हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। जिसको चाहिए, जो ग्रहण कर रहा है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव में रहता है, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो निगेटिव में है, जिसके पास है वही तो दान कर रहा है, जो दान कर रहा है वो पॉजिटिव में है, ठीक। तो देने वाला पॉजिटिव है Na प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव में रहेगा और Cl निगेटिव में रहेगा और बन के हमारा क्या तैयार हो जाएगा, NaCl। अब जो है Cl के बाहर में जो है Cl का जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 और 8 हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं पे Na जो है, Na की कक्षा में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 और 8, क्योंकि बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो Na ने किसके दे दिया है, वो जो है Na ने Cl को दान कर दिया है, ठीक है। इसी को कहते हैं आयनिक बंधन बनना, ठीक है, आयनिक बंधन इसी का नाम है। अब अगला देखते हैं इसके बाद। अब कुछ आयनिक क्या कहते हैं, यौगिक होते हैं, उसका सूत्र भी हम आपको लिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रमुख विद्युत संयोजक, कुछ विद्युत संयोजी यौगिक के सूत्र, ठीक है। पहला नंबर में लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Cu और SO4। अब ये बताइए कि किसके पास पॉजिटिव होगा, किसके पास निगेटिव होगा। तो SO4 के पास इसमें क्या होता है, Cu जो होता है, Cu के पास कौन सा रहता है, पॉजिटिव रहता है, +2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, तो SO4 को डोनेट करता है, ठीक है, SO4 को डोनेट करता है, तो ये 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। वहाँ 1 1 डोनेट कर रहा था तो 1 प्लस आया था, यहाँ 2 2 कर रहा है तो 2 प्लस 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर कौन सा कोई, तो दूसरा नंबर आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा सूत्र, KCl, ठीक है।
अब इसमें बताइए कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव, कौन डोनेट कर सकता है? पोटेशियम डोनेट करेगा, कैल्शियम के पास तो निगेटिव होता है 1, ठीक है। पोटेशियम एक पॉजिटिव, कैल्शियम क्लोरीन एक निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर में देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड NaCl। Na इसका प्लस हो जाएगा, Cl क्या होगा, माइनस होगा। इसी तरह से बाकी का भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं और आपको बुक में तो आपको मिल ही जाएगा। कोई भी बुक आप जो भी GS का बुक होगा उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक बंधन क्या होता है। इसमें क्या होता है, अपना आयन का अष्टक पूरा करने के लिए एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, डोनेट करना या फिर गेन करना, ठीक है। अब आगे देखिए किसका, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। दूसरा नंबर है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के बारे में, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया बीच में। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सहसंयोजक बंधन में आप बताए थे कि यह क्या करता है, जो कि दोनों को उसका यूज हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को साझा कर ले, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। साझा कर लेने का मतलब हो गया, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, एक लड़का इसमें पहले से रह रहा है, ठीक, एक लड़का है पहले से इसमें रह रहा है, इसी के गांव का दूसरा लड़का आया, ठीक है, इसी के गांव का दूसरा लड़का, ये पहले से पटना में रह रहा है, इसी के गांव का दूसरा लड़का पटना आया, बोलता है हमको भी रूम चाहिए, हमको अभी मिल नहीं रहा है, हम तुमको तुम्हारे रूम में रहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहता है ठीक है, आधा आधा रूम का भाड़ा दे देना, दोनों रह जाएंगे। तब ये क्या कर रहा है, इसको भी रूम की ज़रूरत था और इसको रूम का भाड़ा ज़्यादा लग रहा था, मान लो इसका रूम का भाड़ा मान लो 3000 रुपया है, ठीक है। ये बोला ठीक है तुम आधा भाड़ा दे देना, हमारा भी भाड़ा कुछ कम हो जाएगा और तुम भी रह लेना, ठीक है, रूम भी बड़ा है, हम दोनों अब रह लेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक ही रूम को दोनों मिलके साझा कर रहा है, ठीक है। इससे दोनों को क्या फायदा हो गया, इसका भी भाड़ा कम भाड़ा में ये भी रह लिया और कम भाड़ा में ये भी रह लिया, रिसोर्सेज का यूज कर लिया, ठीक है। इसी को कहते हैं सहसंयोजन करना, मतलब आधा आधा यूज कर लेना, ठीक। उसी तरह से मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा कुछ ऐसा तत्व होता है जिसका बाहरी कक्षा में 8 का जरूरत नहीं होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। ये सब की बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा होने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब इसके देखिए हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लेकिन हाइड्रोजन कहाँ पे जाके स्टेबल होता है, हाइड्रोजन को H2 पे जाके स्टेबल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन स्टेबल होता है H2 पे जाके। हाइड्रोजन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा। एक हाइड्रोजन आया और दूसरे हाइड्रोजन के पास तो ये कहेगा जो हम अपना इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह से तुमको दान नहीं कर सकते, ना ही ये कहेगा हम भी अपना पूरी तरह से दान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोजन पूरी तरह से दान नहीं कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन जो है ये भी अपना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता है। तो क्या कहेगा, तो ठीक है दोनों का ज़रूरत है, दोनों मिलके एक ही रूम में रह जाओ, अपना साझा कर लेंगे, साथ में रह लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सहसंयोजन करना। इसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजन करना, ठीक है। तब ये कहानी यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं इसके बाद वाला। तो सहसंयोजन बंधन क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक। कथा इसमें इस बंधन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कौन सी साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के निर्माण में कैसी साझेदारी होती है, पारंपरिक साझेदारी होती है,
इस बंधन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन की पारंपरिक इसमें इस बंधन के निर्माण में इलेक्ट्रॉन की पारंपरिक साझेदारी होती है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, आधा वो भी दे रहा है, ठीक है। अब किसके किसके बीच ऐसा होता है, ठीक है, ये अधिकतर वो जिसका जैसे H2 हम लिखते हैं, H2 के अंदर होता है, N2 के अंदर होता है, O2 में भी होता है, ठीक है। और किसके अंदर होता है, अब H2 के अंदर कैसे होता है, तो H2 हो गया तो एक H इसके पास एक और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, अरे ये N हो गया। तो ये क्या करेगा, ये H इसके साथ साझेदारी करेगा, साझेदारी जब करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, दोनों H एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इस तरह से इसका बंधन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। अब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह से जब N2 आता है, N2 होता है, तो N2 में क्या होता है, N के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5, इनके पास तो 5 ही टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जब उसको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। बाहरी कक्षा में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन N7 होता है, तो S में 2, उसके बाद बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 को पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो वो क्या करेगा, N2 बनाएगा, तो N एक लिया और दूसरा N ये ले लिया, एक है इसके पास। अब दोनों को साझा करने के लिए 5 में 3 3 का साझा करेगा, तो मान लीजिए इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन ये साझा किया और 3 इलेक्ट्रॉन ये भी साझा करेगा, ठीक है। इधर बच जाएगा इसका 2 और इसका भी 2। तो ये क्या करेगा, अब ये साझेदारी जब करेगा दूसरे N वर्ग के साथ, इसका साझेदारी किस तरह से होगा, ये अपना 5 और पड़ोसी का 3, साझेदारी कंप्लीट। फिर क्या करेगा, ये वाला N जब साझेदारी करेगा तो अपना 5 और इस पड़ोसी का, एक सेकंड, अपना 5 लेगा और इस पड़ोसी का क्या लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और साझेदारी कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाहर इसके कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन, मतलब अपना पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, आधा आधा यूज कर लो दोनों, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सहसंयोजन बंधन, ठीक है। अब इसमें 3 तरह से होते हैं, एकल बंधन होता है, द्वि बंधन होता है और त्रिक बंधन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को एकल बंधन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को क्या कहते हैं, एकल बंधन, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक है, अगर कितने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को द्वि बंधन कहते हैं। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो त्रिक बंधन कहते हैं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसको हम त्रिक बंधन कहते हैं, ठीक है, या त्रिबंधन कहते हैं, त्रिक बंधन या त्रिबंधन। ये हो गया त्रिक बंधन, ये हो गया एकल बंधन।
और द्विबंधन किसके अंदर होता है? ऑक्सीजन के अंदर होता है। द्विबंधन ऑक्सीजन के अंदर होता है। जैसे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में? और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा बगल वाले से कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं बाहरी कक्षा स्टेबल हो जाएगा? तो ये बाहर की कक्षा से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 6 इसके पास पहले से है। ये बाहर वाले से यदि 2 ले ले, बाहर वाले से कितने ले ले? बाहर वाले से 2 ले लेगा, इसके पास 8 पूरा हो जाएगा। और ये बगल वाला ओज भी क्या करेगा? इस बाहर वाले से 2 ले लेगा। तो कितने की साझेदारी हुई है? 2 की साझेदारी हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्विक बंधन बोलेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को एकल बंधन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को द्विबंधन और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को त्रिक बंधन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? सहसंयोजक बंधन समझ में आ गया। ठीक है, इसके क्या गुण धर्म होते हैं, कब ये स्टेबल रहेगा, कब नहीं रहेगा, ये देख लीजिए। ये कि इसका जो अंतर आणविक बल होता है ये कमजोर होता है। अंतर आणविक बल जो होता है अंतर अंतराण्विक बल कैसा होता है? कमजोर होता है। और क्या है? यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? यह जल में अघुलनशील होता है परंतु कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। जल में कैसा होता है? जल में अघुलनशील। परंतु किसमें? कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रासायनिक बंधन में ये अणुक बंधन या फिर प्रबल बंधन के बारे में ये यहाँ तक था। ठीक है, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया। अगला जो होगा उसमें सहसंयोजक बंधन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? सहसंयोजक बंधन के प्रकार कौन कौन है? एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिक बंधन। ये तो नहीं, ये तो हो ही गया खत्म, सहसंयोजक बंधन हो गया। अब अगला जो होगा आपका बॉन्ड के बारे में बताएंगे। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताएंगे।